मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी किस्सा-ए गालिब पार्ट 1। यह कहानी शुरू होती है साल 1825 के आसपास। ये वक्त का वो अहम मोड़ था जहां हिंदुस्तानी तारीख की कई अहम कहानियां खत्म हो रही थीं। मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। कुछ इस तरह के दिल्ली में बहादुर शाह जफर को लोग सिर्फ प्यार से बादशाह कहते थे। संघर्ष अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी शुरू हो गया था। ठीक इसी दौर में एक नई कहानी अंगड़ाई ले रही थी। वो शदीद गर्मियों का मौसम था। आसमान से धूप इस तरह बरस रही थी कि लगता था जमीन को झुलसा के रख देगी। दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाली एक उबड़ खाबड़ सुनसान सड़क पर एक बैलगाड़ी सुस्ती से चली जा रही थी। सिवाय गाड़ी की चरचराहट और बैलों के गले में पड़ी घंटी की आवाज के दूसरी कोई आवाज दूर तक सुनाई नहीं देती थी। सड़क के दोनों तरफ गूलर और कुछ दूसरे पेड़ थे जिनके पार नजर की हद तक सिर्फ जमीन ही जमीन दिखती थी। इस गाड़ी में सवार थे उर्दू फारसी शायरी का सबसे करिश्माई नाम, वो शख्स जिसका नाम ही शायरी और जहानत का दस्तावेज था। वो जिसके मयार को आज की तारीख तक दुनिया का कोई कलमकार छू तक नहीं पाया था। मिर्जा असदुल्लाह खां उर्फ गालिब। ये तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार बड़ी सुस्त है बदरू मियां। गाड़ी के पिछले हिस्से से आवाज आई तो बैलगाड़ी हाँक रहे बदरुद्दीन मियां चौंक गए। पलट कर देखा तो मिर्जा गालिब ने टेक दूसरी तरफ लगा ली थी। जवाब दिया, हुजूर पुरानी तो हो ही गई है। मरम्मत मांग रही है, लेकिन बरसात निकल जाए तो कराए मरम्मत, देखिएगा एकदम नई हो जाएगी। मिर्जा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, अरे बरसात तक मैं तो इधर आने से रहा, कलकत्ता जा रहा हूं। बदरुद्दीन अचानक पलट कर बोला, कलकत्ता? अरे वो तो बहुत दूर है ना, मतलब इतना दूर? क्या रास्ता लेंगे हुजूर? गालिब बोले, तुम लखनऊ तक छोड़ोगे, वहां से बांदा जाऊंगा। बांदा में कुछ दिन शेख इम्तियाज के यहाँ क़याम करूंगा और वहां से इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से बनारस, बनारस से मुर्शिदाबाद, वहां से कलकत्ता। गाड़ी हाँकता हुआ बदरू हैरानी से बोला, या खुदा, ये तो बड़ा मुश्किल सफर है। अब ऐसी क्या आन पड़ी कि कलकत्ता जाना पड़ गया? गालिब मुस्कुराए और एक शेर बुदबुदाया, बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न बने, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बाए दिल, उस पे बन आए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। मिर्जा शायद पहली बार अपनी दिल्ली से इतनी दूर जा रहे थे, अपने वतन, अपनी जमीन को छोड़कर। और जैसे जैसे वो अपने शहर से दूर हो रहे थे, उनके जहन में सारी यादें धुंधलाई तस्वीरों की तरह एक एक करके जिंदा हो रही थीं। उन्हें याद आ रहा था ख्वाजा इनायत खां की कहवा की रेहड़ी, घनश्याम मुनीम के साथ चौसर की पारियां, पुरानी दिल्ली की गलियों में यार दोस्तों के साथ लगने वाली वाह वाह की महफिलें, और एक चेहरा, वो चेहरा जिसने मिर्जा के जहन में इश्क की बेनूर गली में हसरतों के बेनाम चिराग जला दिए थे। वो चेहरा जिसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मिर्जा को इस जमीन पर रहने वाले हर फर्द का एक बोझ लगता था। वो चेहरा जिसने उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा, नवाब जान। नवाब जान कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, दिल्ली की सबसे बड़ी तवायफों में शुमार होती थी। हालांकि एक बात यहां साफ कर देना जरूरी है कि उस दौर में तवायफ लफ्ज उस तरह नहीं सुना और समझा जाता था जैसा बाद के हिंदुस्तान में हुआ। तवायफ वो थीं जिनको कथक की जबरदस्त समझ थी, वो गाती भी थीं। उनके हमअसर लोग उनसे ठुमरी, दादरा और गजल की बारीकियां सीखने आते थे। दुनिया उनकी और उनके फन की दीवानी थी, लेकिन वो गालिब के नाम की लकीर अपनी हथेलियों पर ढूंढ रही थीं। उन्हें गालिब से इश्क था। सुस्ता लेते हैं थोड़ा हुजूर, बैल थक गए हैं, अंधेरे से पहले पहले आबादी में पहुंच ही जाएंगे, फिक्र कोई नहीं है। बदरू ने बैलों को एक तरफ हाँकते हुए कहा तो मिर्जा ने ठीक है का इशारा किया और बग्गी में ही लेट गए। हालांकि आंखें बंद करते ही उनको बार बार नवाब जान का चेहरा दिखाई देता था।
वो चेहरा जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में उनसे मुलाकात के कई महकते ख्वाब थे। मिर्जा ने आंखें बंद की और फिर से उस मुलाकात को याद किया जब पहली बार वो नवाब जान से मिले थे। वो बादलों से घिरी एक दोपहर थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश बस होने ही वाली है। मिर्जा अपने दोस्त मुंशी मोनिस बख्श की किताबों की दुकान पर पहुंचे हुए थे। उन्हें फारसी की कुछ किताबें लेनी थीं। लेकिन तभी उस खामोश फिजा में उन्हें सुनाई दी एक ऐसी पुरकशिश आवाज जो उन्हें अंदर तक भेदती चली गई। वो हैरान थे कि फिजा में जो लफ्ज गूंज रहे थे वो उन्हीं के लिखे हुए थे। किसी को देख के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संगे दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। गालिब ने हैरानी से बाहर की तरफ देखा तो आवाज सामने के कोठे से आ रही थी। गालिब ने गौर से उस इमारत को देखा। कई जगह से टूट गई थी, दरारें थीं, उसके कंगूरे चटक गए थे। वो हैरान थे कि इतने साल तक मुंशी साहब की दुकान तक आने के बावजूद उनकी नजर इस इमारत पर कभी क्यों नहीं पड़ी। आवाज अब भी आ रही थी। गालिब आहिस्ता से दुकान के बाहर आए और उस इमारत की तरफ बढ़ गए। सामने से जाती हुई 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ मिलती थीं। उन पर लगा रंग शायद कच्चा था। गालिब उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंचे तो देखा कि ऊपर का नजारा बिल्कुल जुदा था। बाहर से वो इमारत जितनी पुरानी और उधड़ी हुई लगती थी, अंदर से उतनी ही रंगीन और सजी धजी थी। ऊपर एक खूबसूरत रंगीन शीशों वाला कमरा था जिसमें बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। मिर्जा उस जगह को देख रहे थे जो काफी ज़ेबाइशों से सजी हुई थी। बाहर से उस इमारत को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि अंदर एक अलग ही दुनिया होगी। चारों तरफ सुनहरी लड़ियों की सजावट थी। दरवाजों पर लड़ियों वाले पर्दे थे जिनके एक पार धुंधला सा नजर आ रहा था। छत पर कीमती सुनहरे फानूस थे। दीवारों पर रंगीन नक्काशी, रंग बिरंगे झूमर थे। कमरे के किनारे किनारे तबला, हारमोनियम और सितार सजे थे। कौन? एक आवाज से गालिब चौंक गए। कौन है वहां? पर्दे के पीछे से एक आवाज गूंजी और फिर एक चेहरा उस लड़ी वाले पर्दे से निकलकर सामने आया। जी कहिए। मिर्जा ने उस चेहरे को देखा तो बस देखते ही चले गए। वो शफाक, खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा था जिस पर कुमकुम सजा हुआ था। आंखों के किनारों पर काजल था और माथे पर एक नीले नग वाला जेवर। लाल दुपट्टा सर पर लिए वो चेहरा इतना दिलकश लग रहा था कि लगता था जैसे खुदा यूं तो इंसानी चेहरों को हुस्न देता है, लेकिन एक बार खुदा ने हुस्न को ही इंसानी चेहरा दे दिया हो। ये आप जो गुनगुना रही थी ये कहां से मिला आपको? गालिब ने पूछा तो वो ठंडी सांस लेते हुए बोली, चूरन वाला चूरन दे गया था कागज में लपेटकर। पलट कर देखा तो शेर लिखा था। कोई गालिब नाम का शायर है। क्यों, आप जानते हैं क्या? चूरन वाली बात सुनकर गालिब थोड़ा झेप गए। शायद इसीलिए बोले, जी जी मैं जानता हूं, दोस्त हैं ये मेरे, पूरा नाम है मिर्जा गालिब। वो बोली, कमाल का लिखते हैं ये, पर्ची पर शेर अधूरा है। पहले आती थी हंसी हाल दिल पर, अब किसी बात पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है,
बस इतना ही शेर है। गालिब बोले, नींद को रात भर नहीं आती। वाह, सुभान अल्लाह। नवाब जान ने आंखें बंद कर लीं। गालिब मुस्कुराए और वापस जाने लगे। उन्होंने पुकारा, सुनिए, अरे सुनिए तो, ये आपके दोस्त हैं कौन? गालिब सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। वो इस सवाल पर ठहर गए और एक नजर ऊपर देखकर मुस्कुराए और बोले, वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? गालिब उन सीढ़ियों से उतरकर सामने वाले रास्ते से आगे जाने लगे। नवाब जान उन्हें जाता हुआ तब तक देखती रहीं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। इन्हीं मुलाकातों की यादों को समेटे हुए मिर्जा गालिब आज सफर पर थे। मामला अपनी रुकी हुई पेंशन को दोबारा शुरू करने के लिए ना होता तो शायद वो कभी इतने लंबे सफर के लिए तैयार ना होते। अंग्रेज अफसर चार्ल्स मेटकाफ से कलकत्ता में मिलना था और उससे मिले बगैर यह काम नामुमकिन था। बहरहाल वो लखनऊ होते हुए बांदा पहुंच चुके थे और वहां अपने एक पुराने जानने वाले शेख इम्तियाज हुसैन के घर पर कयाम किया था। शेख साहब और गालिब की जान पहचान बचपन की थी। कुछ साल पहले तक जब गालिब की खानदानी पेंशन रुकी नहीं थी और शेख इम्तियाज के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, तब गालिब ने उनकी कई बार मदद की थी। लेकिन बाद में शेख साहब को अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों को शराब मुहैया कराने का काम मिल गया। उसके बाद उन्हें दौलत की कमी नहीं रही। लोग ये भी कहते थे कि वो अंग्रेजों के बड़े वफादार हैं। आप आराम से लेट जाइए मिर्जा, बांदा आपका ही शहर है। शेख इम्तियाज हुसैन ने उनकी तरफ तकिया बढ़ाते हुए कहा तो गालिब बोले, इम्तियाज, अंग्रेजों के आने के बाद कोई शहर अपना नहीं रहा। अपने ही घर में गैरों की तरह हो गए हैं हम लोग। उन्होंने गालिब की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, जी लेकिन हालात इतने भी खराब नहीं हैं। अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों के लिए तालीम का इंतजाम कर तो रही है। कल ही तो ऐलान हुआ कि नए स्कूल खोले जाएंगे और उनमें मुसलमान बच्चों को उर्दू और हिंदू बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मिर्जा गिलास को होठों तक लगाते लगाते रुक गए। क्या? यानी उर्दू मुसलमानों की और संस्कृत हिंदुओं की जबान है? ये कैसा जहालत भरा ख्याल है। अरे उर्दू तो खालिस हिंदुस्तानी जबान है। इस पे हरगोपाल तुफ्ता और दयाशंकर नसीम का उतना ही हक है जितना कि रसखान का हिंदी पर। जबान का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। ये दरअसल अंग्रेजों की चाल है। जबान के नाम पर ये लोगों को बांट रहे हैं और उनकी जी हजूरी करने वाले लोग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। लानत है। गालिब ने गुस्से में कहते हुए गिलास वापस मेज पे रख दिया। शेख इम्तियाज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वो खामोश तो रह गए लेकिन उनका गुस्सा उनकी आंखों में उतर आया। गालिब इस खतरे से अनजान थे कि उन्होंने शेख इम्तियाज को आईना दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी किस्सा-ए गालिब का पहला हिस्सा। शेख इम्तियाज से गालिब की नाराजगी आगे क्या रंग लाएगी? क्या गालिब को दोबारा वजीफा मिलेगा? नवाब जान की यादें गालिब के जहन में और कौन कौन सी तस्वीरें जिंदा करेंगी और क्या वो मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, किस्सा-ए गालिब पार्ट 2।